everybody and welcome to the fourth episode of Map of Me. मैं हूँ आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट हर्ष. How are you हर्ष? हाय आस्था, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ हर्ष. तो शुरुआत करते हैं हमारे चौथे एपिसोड के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे दिल्ली पोल्यूशन के बारे में और हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस शहर को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत सालों से बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है. जी हाँ दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग इस दिल्ली की पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और कोशिश करेंगे उनकी आदतों को अपनाने की. लेकिन उससे पहले चलिए ये देखते हैं कि मैप ऑफ मी के पहले 3 एपिसोड में हमने क्या बातें करी. तो हर्ष, क्यों ना तुम हमारे दर्शकों को मैप ऑफ मी के बारे में कुछ बताओ. मैप ऑफ मी यानी कि MOM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे युवाओं को दिशा दिखाता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, चाहे वो कोई जॉब हो या कोई बिजनेस या कोई नया स्किल सेट सीखना. कैसे? आप लॉगिन कर सकते हैं www.mapofme.in और इससे आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप भी अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं हमारे 26 स्टेप्स के साथ. हम अपने हर एपिसोड में आपको 1, 2 या ऐसे 3 स्टेप्स बताएंगे जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं. कैसे? आप जाइए हमारी वेबसाइट पर www.mapofme.in पे जाके मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें. इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी विमेन एट वर्क के बारे में, जहां पे हमें बहुत हैरानी हुई थी ये देखकर कि हमारे देश की औरतें कितने ही अलग अलग प्रोफेशंस में हैं, अलग अलग फील्ड्स में हैं और कितनी सक्सेसफुल हैं. प्राइवेट डिटेक्टिव से लेके कैब ड्राइवर से लेके फिल्म मेकर. आई फेल्ट सो प्राउड लुकिंग एट दीज वुमेन. हाँ आस्था, बहुत ही अच्छा लगता है सुन के कि हमारी देश की औरतें बहुत ही अच्छा कर रही है अपने पर्टिकुलर फील्ड में. तो शो का उद्घाटन करते हैं एक प्रो टिप के साथ. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमा है और मैं बीटी में काम करती हूँ. आज आप जीवन के ऐसे चरण पे खड़े हैं जहाँ से आपके लिए अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं. आप कई सारी चीज़ें उपलब्ध कर सकते हैं अगर आप चाहे तो. या आप आगे पढ़ सकते हैं, आप कोई जॉब कर सकते हैं, आपकी कोई मनपसंदीदा आप बिजनेस भी कर सकते हैं. आज मैं आपसे अपने कुछ लाइफ के लेसन शेयर करना चाहती हूँ. ऐसे लेसन्स जो काश मुझे मेरे करियर के शुरुआत में पता होते. जो भी रास्ता आप चुने वो आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, किसी दोस्त या किसी और की नहीं. हाँ, ये तो सही बात है कि आपके कई सारे शुभचिंतक होंगे तो आप सबकी सुने ज़रूर, लेकिन करें वही जो आपको सही लगे, जो आपको लगता है कि आपको इंटरेस्टेड रखेंगी. हम अपनी पसंदीदा चीज़ों पे 100% अपना प्रयास करते हैं और इसकी वजह से सफलता हमें ज़रूर मिलेगी. उदाहरण के लिए हम अमिताभ बच्चन जी के बारे में जानते हैं. क्या आपको पता है कि उनका फर्स्ट जॉब इंटरव्यू एक रेडियो चैनल में था और वो रिजेक्ट हो गए थे इस बात पे कि उनकी आवाज़ बहुत ही अनयूजुअल थी और शायद लोगों को पसंद ना आए. तो देखिए, अगर वो हार मान जाते तो क्या हमें आज के सबसे महान कलाकार से हम परिचित होते? नहीं. दूसरा ये है कि असफलता से आप कभी भी मत डरिए. इनफैक्ट असफलता हर एक इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है. असफलता ही तो है जो आपको बताती है आपकी खामियां क्या हैं और आप किस चीज़ पे फोकस करके और एक्स्ट्रा काम करें. तीसरी बात मैंने ये सीखी कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है. उससे अगर आपको सीख मिल रही है तो आपके लिए वो बहुत ही वैल्यूबल होता है और आपको ज़रूर करना चाहिए. उदाहरण के लिए आप देखिए, अमेरिका के सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उनका फर्स्ट जॉब एक आइसक्रीम शॉप में था, बट उनसे उन्होंने ये सीख ली कि हर छोटे बड़े काम का बहुत महत्व होता है हमारी सोसाइटी के लिए. और देखिए आज वो किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं. चौथी बात जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है वो है एक मेंटर या मार्गदर्शक का होना. काफ़ी सारी दुनिया में ऐसे महान हस्तियां हैं जो अपने सक्सेस का श्रेय अपने मेंटर या गुरु को देते हैं. उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, वो विश्व के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिकेटर माने जाते हैं और वो अपने सक्सेस के पीछे उनके गुरु और कोच रमाकांत आचरेकर को ही श्रेय देते हैं. मेरे करियर में भी मेरे कई सारे मेंटर रह चुके हैं. अभी भी वो मुझे अलग अलग प्रॉब्लम्स में सलाह देते हैं और अपने अनुभवों से मेरे फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं. आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिंदगी दूसरा मौका ज़रूर देती है अगर आप में हार न मानने की
और हमेशा सीखते रहने का जज्बा हो तो। कई लोग एक ही जॉब या एक ही स्पेशलाइजेशन में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, भले ही उसमें उन्हें खुशी ना मिलती हो। लेकिन आप ऐसा कभी मत सोचना। आजकल का ज़माना टैलेंट, स्किल और मेहनत की बहुत कदर करता है। तो अगर आपको कभी लगे कि आपका काम चैलेंजिंग नहीं है या आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा है, तो समझ जाना कि वक्त आ गया है कि आप कुछ नया ट्राई करें। अब चाहे वो हायर एजुकेशन हो या उसी कंपनी में कोई नया रोल हो या फिर कुछ एकदम ही अलग। तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि ये टिप आप सबके बहुत काम आएगी। एक और बात दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड्स में बहुत से दर्शकों ने बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीते थे कुछ इजी से क्वेश्चंस का आंसर करके, और एग्जैक्टली यही होगा इसी एपिसोड में। हम आपसे कुछ बहुत आसान से सवाल पूछेंगे, आपको उनका जवाब देना है हमारी वेबसाइट पे जाके। है ना एक्साइटिंग? क्यों हर्ष? एक तो ये लड़का हमेशा बिना बताए चला जाता है इंटरव्यू लेने। चलिए देखते हैं। मुझे आस्था के साथ आंख मिचौली खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों, अब हम करते हैं मुद्दे की बात, करते हैं दिल्ली पोल्यूशन की बात। तो सबसे पहले अभिषेक जी से ये पूछेंगे, आपको कितने साल हो गए सर दिल्ली में? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। आपने कितना बदलाव देखा है जब दिल्ली की पोल्यूशन या स्वच्छता की बात आती है? तो दिल्ली में से पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। वो तो हर साल एक्चुअली गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, बाइक भी बढ़ रही हैं, तो उसके अनुसार पोल्यूशन बढ़ ही रहा है। और पेड़ पौधे लोग लगा नहीं रहे, घरों में, कॉलोनियों में, कहीं पे भी, तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर। दिल्ली की पोल्यूशन इतनी है कि यहाँ के जो लोग यहाँ पे कचरा फैलाते हैं, दैन पोल्यूशन, कागज़ लाना, प्लास्टिक लाना, जिस वजह से काफ़ी मतलब हानिकारक हवाएं फैलती है। इससे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, बुजुर्ग लोगों को। अपनी तरफ से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं दिल्ली के प्रदूषण को कम? यार बेमतलब का सर यहाँ के थूकना वूकना अच्छा नहीं हो जाता, और बेमतलब का कचरा, गार्बेज ये लाना भी अच्छा नहीं है। सर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हर व्यक्ति अपनी छत के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकता है वो करे। हाँ। प्लस गाड़ियाँ जो है अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तभी यूज़ करें, 4 व्हीलर एटलीस्ट, है ना। और जितने हम लोग बाइक वाले हैं वो हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें जी, तो ऑटोमेटिक कम हो सकता है ये। जी। आपको लगता है लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक व्हीकल में स्विच करना चाहिए, यानी कि ट्रेन का या बसेस का प्रयोग करना चाहिए दफ्तर जाने के लिए? जी, बस का भी करना चाहिए, मेट्रो का भी करना चाहिए। ये तो एक इमरजेंसी है जो प्राइवेट से चलना चाहिए, या ऑटो से या बस से या मेट्रो से, उससे बेहतर रहेगा, उससे प्रदूषण भी कम होगा, आपको तो पता ही है। ई व्हीकल्स ऐसे जो आते हैं, मतलब जिसमें फ्यूल का यूसेज नहीं होता है, तो क्या आप उसका प्रयोग करना चाहेंगे अगर वो अच्छे दाम में लोगों को बिके? बिल्कुल, अगर हमारे बजट में आएगा तो बिल्कुल यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक अगर मार्केट में अगर आती है तो हमारे मतलब नेचुरल हमारा ऑक्सीजन की मतलब काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। जी सर, ये प्लास्टिक का प्रयोग तो आप जानते हैं कि मतलब काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं लोग उसका मात्रा कम करने के लिए, तो प्लास्टिक के अलावा और क्या क्या चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं? हम लोग कितना भी कोशिश करें वो चीज़ नहीं कर पाते, ठीक है ना। मान लो मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं कोशिश करता हूँ, चलो बैग ले जाता हूँ, उसमें ले आता हूँ, लेकिन सामने से जब वो खुद ही दे रहा है तो वो बैग में भी पॉली बैग ही रख के दे रहा है ना। और अदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पॉली बैग में ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो हमें यूज़ भी करना है तो पॉली बैग में मिलेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं सर ऊपर से भी पहली प्रायोरिटी है। जैसे भी आपने लॉकडाउन देखा, ऊपर से लग गया, मजबूरी हो गई लोगों की नहीं जाना और नहीं निकलना जी। अगर गवर्नमेंट करेगी तो ये सबसे बड़ा वो रहेगा अचीवमेंट। तो ये थे हमारे यंगिस्तान के विचार। तो ये था हमारी दिल्ली की पब्लिक का कहना। वैसे आपने देखा इन सभी लोगों के मास्क कितने फैंसी थे। पैंडेमिक तो एक थ्रेट है ही, लेकिन दिल्ली की जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रही है, मास्क बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं कि नीति हमारी इसमें कैसे मदद कर सकती है। मेरा नाम नीति है, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। मेरा एक ब्रांड है एक्सो, और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रेसेस की और रेडी टू वेयर साड़ी की। कॉटन प्लाई, 2 प्लाई, 3 प्लाई मास्क भी बन सकते हैं, उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी कॉटन मास्क बनाऊंगी और उनको आगे सबको दूंगी। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू करी कि हम लोग कैसे मास्क बना सकते हैं, क्या क्या वेरिएशंस बना सकते हैं। तो पहले तो मेरे पास जो कपड़ा पड़ा था गारमेंट बनाने के लिए, काफ़ी सारे कॉटन पड़े हुए थे जिनके हम साड़ियाँ बनाते हैं, वो सारा यूज़ हो गया। जब वो सारा यूज़ हो गया तो जो हमारे पास साड़ियाँ पड़ी थी हमने उनके फिर उसके बाद फैब्रिक मास्क बनाने शुरू करे। 2-3 एक्सपोर्ट हाउसेस जो मेरे दोस्तों के या दोस्तों के दोस्तों के हैं वो बंद पड़े थे, उनके पास
मगर स्पेयर कपड़ा पड़ा था तो मैं वहाँ जा के लेती थी। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है, उसकी मतलब गारमेंट की दुकान है जो कि वो बंद रखता है, बट रिक्वेस्ट करा तो वो थोड़ी थोड़ी देर खोल के मेरे को देने लग गया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपना काम शुरू करा। मैंने गोदरेज में 2500 मास्क दिए होंगे उनकी ब्रांचेस के लिए, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमने टेस्ट करे हैं इंटरनेट पे ढूंढ के। परफ्यूम स्प्रे टेस्ट, फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट हमने अपने प्रोडक्ट्स लेके बैठ के टेस्ट करें, उन सबको रिकॉर्ड करा, दिखाया कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट सेफ़ हैं। पहले तो ये ऐसे इस टाइप के हमने कलरफुल से मास्क बनाए, फिर हमने हेड कैप, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें बनाई। तो ये जो एक मास्क है इसमें हमने एक विनाइल की क्लियर स्क्रीन लगाई हुई है कॉटन के साथ। तो इसके अंदर आप लिप्स और लिप्स की मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हो। अगर आप यूजुअली कॉटन मास्क लगाओ तो चेहरा आधा सा छुप जाता है, तो अगर किसी को कोई इम्पेयरमेंट हो, बोलने में दिक्कत हो या सुनने में दिक्कत हो, हमारे जितने भी मास्क हैं, जितने भी हेड कवर है, जितने भी ग्लव्स हैं, सब रीयूजेबल है। आपको ये नहीं है कि आप एक बार इस्तेमाल करोगे और उसके बाद फेंक दोगे। आप इसको बार बार साफ़ करके बार बार रीयूज़ कर सकते हो। पॉलीप्रोपिलीन के मास्क बनाए जिसमें पॉलिएस्टर भी है, कॉटन भी है, और एक बीच में अंदर स्पंज है, तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पे एम्प्लॉयज़ है जो डिलीवरी कर रहे हैं, और जहाँ एम्प्लॉयज़ हैं जो एक साथ एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये उनके काम आता है। और बेटर बात ये है इनमें कि आप इनको बार बार धो के इस्तेमाल कर सकते हो। कम 35,000 हमने ग्रोफर्स को सप्लाई करे हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। उनको अब हम हेड कवर और ग्लव्स भी दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ मेरे वेंडर और एनजीओज़ के टाइप है, जहाँ जैसे औरतें हो गई जो काम कर रही हैं, जिनको हम काम सिखा सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा पाए कि आप ये कैसे काम करो। अभी आप पहले मास्क बनाना सीखो, फिर आप ग्लव बनाना सीखो, फिर आप हेड कैप बनाना सीखो, ताकि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है यूटिलाइज हो जाए, उसके साथ जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है जनरेट। मास्क हमने मतलब बनाने और सेल करने थोड़े बाद में शुरू करे, मगर बांटने इमीडिएटली शुरू कर दिए। तो जिस आई थिंक 4 दिन ऑफ लॉकडाउन के बाद यहाँ पे एटलीस्ट मेरी जो पूरी सोसाइटी है, वहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं, स्वीपर्स हैं, बांटना तो एक ही बात है, पर जो यूजेज है और हाइजीन है, इन सारी मतलब बहुत ही छोटी चीज़ है, पर आपको साथ में बताना भी चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करो और बार बार कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा लगा ये देखकर कि मास्क उन लोगों को बांटा जा रहा है जो कि इसको खरीद नहीं सकते। तो ये तो रही हवा की बात, यानी एयर पोल्यूशन। लेकिन दुनिया भर में हवा और पानी का एक सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि है प्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक का यूसेज हमारी दुनिया में इतना फैल गया है कि हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। ग्लासेस से लेके स्पून्स तक, पेंसिल बॉक्स से लेके वाटर बॉटल्स तक, ये अजैवनिक ग्रिकर्निया यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो हमारी भूमि को प्रदूषित करता है। लेकिन इसका सलूशन है सुगंधा चंद्रा जैसे लोगों के पास। मेरा नाम सुगंधा है और मैं किटलरी की फाउंडर हूँ। किटलरी एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है जो मैंने करीब 6 महीने पहले शुरू करा था। आई वॉज वर्किंग एज अ स्टूअर्डेस विद कतर एयरवेज फॉर 1.5 ईयर। तो उसकी जो सेविंग्स थी, मैंने उस पैसे से इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, होपिंग कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। किटलरी स्टील की कटलरी और स्ट्रॉ छोटे पाउचेस में उपलब्ध कराती है, जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और मॉल्स में जाएंगे, फूड कोर्ट्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में काफ़ी स्ट्रीट फूड का कल्चर है, तो ठेले पे जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पीते हैं, उस टाइम पे आप अपनी स्टील स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं।
उनमें से एक है कि आप प्लास्टिक कटलरी और स्ट्रॉ की जगह कुछ रियूजेबल इस्तेमाल करें। स्क्रैप कपड़ा जो होता है बुटीक्स वगैरह से जो एक्स्ट्रा रह जाता है, आपने कपड़ा दिया 4 से 5 मीटर बनने के लिए, पूरा इस्तेमाल नहीं होता, उसमें से आई वुड से कम 1 मीटर वेस्ट जाता है, मगर कतरनों में उसका कोई शेप नहीं है एज सच। टेक्सटाइल पोल्यूशन कम करने में एक तो हेल्प करते हैं। ऑल्सो ये जो औरतें हैं जो सिलाई सेंटर पे सिलाई सीखती हैं, इनके लिए मार्केट लिंकेज क्रिएट हो जाती है कि ये अपना कौशल इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा सकें। मदर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका रहा है इसमें, टू ऑलवेज इनकरेज मी। और मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो मुझे जगह जगह ले जाना, बुटीक से कपड़े इकट्ठे करना और फिर सिलाई सेंटर वाली औरतों से बात करना, उनसे काम करवाना, उनका काफ़ी हेल्प रहा है इसमें। तो नो डाउट कि ये जो बड़े लोग होते हैं 70+ सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल यही होते हैं इन देयर प्रैक्टिसेस एंड इनकी लाइफ। अब शर्ट को पोचा बना लो और फिर उसका ये कर लो, एंड इनको आइडियाज़ बेस्ट आते हैं। बट ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ नए प्रोडक्ट्स को अपनाने में मुझे लग नहीं रहा था कि दे विल बी ओपन टू इट, बट दे वर वेरी ओपन टू इट। एंड आई थिंक that's one thing I've learned कि don't be in the box, get out of the box। कि जो मैंने सोचा था ओरिजिनल में कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं ये करूँगी, वो वैसा नहीं रहा। मेरी टारगेट ऑडियंस बदल गई। मैंने सोचा था कि सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स को टारगेट करूँगी, वही सबसे ज़्यादा घूमते हैं, वही सबसे ज़्यादा ठेलों पे खाते हैं, वही बाहर खाते हैं फूड कोर्ट्स में। सो आई थॉट ये मेरी टारगेट ऑडियंस रहेगी, बट काफ़ी चेंज देखा है मैंने। काफ़ी बड़े लोगों ने प्रोडक्ट को अपनाया है। फ्रॉम अ प्रॉब्लम यू वांट टू कम अप विद अ सोल्यूशन, और फिर उसके ऊपर अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो स्टार्ट तो बहुत अच्छा होता है वो, फिर बीच में जब पैसे आने लग जाते हैं थोड़ा धुंधला हो जाता है आपका कॉज। तो डोंट लेट दैट हैपन, स्टिक टू द कॉज। कोर अपना स्ट्रॉन्ग रखो, जो आपका आइडिया जिससे स्टार्ट हुआ था उसको स्ट्रॉन्ग रखो एंड इट विल गो फॉरवर्ड। तो आई थिंक फोटोग्राफी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है इन अ स्मॉल बिजनेस दैट डज नॉट हैव इट्स ओन वेबसाइट। हमारी कोई अलग से वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हम फोटोज़ लगाएं या कुछ लिखें। तो इंस्टाग्राम के थ्रू अगर कुछ बिजनेस चल रहा है तो आई थिंक फोटोग्राफी इज़ अ बिग स्किल। आई वांट टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ, बट उसमें से मेन एक तो होगा सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन का, पीरियड्स वगैरह के टाइम का, पीरियड्स को कैसे हैंडल करते हैं, पीरियड्स की अबाउट एजुकेशन। और एक और चीज़ जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ वो है वेस्ट मैनेजमेंट, जो मैं अभी ज़्यादा बड़े स्केल पे नहीं कर पाई हूँ। बट अपने घर के अंदर हम अपना वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं, किचन वेस्ट हमने कंपोस्ट बना रखा है अपने घर के अंदर। तो आई थिंक दैट्स अ स्मॉल स्टेप जो हम ले रहे हैं ऑलरेडी। देखते हैं इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मुझे ये लगी कि छोटी से छोटी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। हाँ बिल्कुल आस्था, इनफैक्ट ये हमारे 26 स्टेप्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पे स्टेप नंबर 21 हमें ये बताता है कि प्लास्टिक के अलावा और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो डेली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आप पेपर बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर मटेरियल्स, कार्डबोर्ड, बैम्बू, ग्लास, ये सब कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो बहुत ही बेटर हैं। ये कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं जो प्लास्टिक को टक्कर देने लायक हैं। कुछ रेस्टोरेंट में तो वुडन चॉपस्टिक, नाइफ और फोर्क भी मिलते हैं। एंड गेस व्हाट दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत एक्साइटिंग खबर। अगर आप खाना चाहते हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार तो आप जीत सकते हैं जोमैटो वाउचर्स वर्थ ₹200। कैसे? बस आंसर कीजिए ये 2 आसान से सवालों का। तो पहला सवाल, दिल्ली में ऑड और इवन का आइडिया कौन से मंत्री का था? और दूसरा सवाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? आप जाइए हमारी वेबसाइट पर www.mapofme.in पे जाके जल्दी से आंसर कीजिए, क्योंकि आपको रहना पड़ेगा टॉप 100 में अगर आप वाउचर्स जीतना चाहते हैं तो। और क्या आप जानते हैं कि जोमैटो के व्हीकल्स का भी दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ा योगदान है? तो आइए देखते हैं कि कैसे धैर्य गुप्ता के धैर्य ने इसको संभव किया है। नमस्कार, मेरा नाम है धैर्य गुप्ता। मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ अर्थराइट कंपनी का। अर्थराइट एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, जिससे हमारे जो पर्यावरण में इतना प्रदूषण है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अर्थराइट कंपनी की स्थापना करी।
तो ये मुझे आइडिया तब आया कि जो ये टू व्हीलर्स हैं ये इतना प्रदूषण फैला रहे हैं और इसमें से काफ़ी टू व्हीलर्स आजकल यूज़ होते हैं ये लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। तो क्यों ना उसको हम अगर बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बना दें तो उससे पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। हमारे पास यूथ तो बहुत है हिंदुस्तान में, लोग मेहनत भी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकें या एक पेट्रोल बाइक खरीद के अपनी कमाई कर सकें। तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है और उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है इसमें, और दूसरा हमें सपोर्ट किया है, मैं तो ये कहूँगा जो ये डिलीवरी कंपनीज़ हैं स्विगी, जोमेटो के साथ हमारा MOU है। तो जब भी हम उनके पास आइडिया लेके गए, मैं एक अकेला एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तब भी उन्होंने मेरे को एंटरटेन किया, मेरे साथ MOU साइन किया। तो मैं ये तो कहूँगा कस्टमर से और सप्लायर से दोनों से मेरे को सपोर्ट मिला है। मैंने काफ़ी पढ़ा इसके बारे में, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में, इनकी बैटरी टेक्नोलॉजी क्या होती है, मोटर टेक्नोलॉजी कैसे होती है, क्या इसमें वो है। तो एक टेक्निकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है आपको किसी भी फील्ड में। दूसरी हार्ड स्किल डेफिनेटली आजकल आई डोंट थिंक सो कोई कंप्यूटर के बिना कर सकता है। अगर आपका मेन कंप्यूटर में नहीं भी होता है, एटलीस्ट आप अकाउंट्स कंप्यूटर में करेंगे, वो करेंगे। तो एक वो हार्ड स्किल बहुत ज़रूरी है आजकल। और तीसरी एक हार्ड स्किल जो है वो ये है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए। मेरे को खुद टू व्हीलर चलाने का बहुत शौक़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाना वैसे भी आसान होता है, तो एक वो हार्ड स्किल मेरे को काफ़ी काम आई। देखिए, बिजनेस करने के लिए आपको 3 चीज़ें जो सबसे चाहिए वो है मेहनत, दूसरा है आपको अपने कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा है कि आप हर एक इंसान से, हर एक तमगे के इंसान से आप बात कर सकें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पोल्यूशन की ही है जिसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो ये पोल्यूशन एक तो टू व्हीलर से आता है, और मैंने देखा प्राइवेट कार्स का और प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा एक दूसरा सोल्यूशन जो है, जो मैं स्टार्ट करूँगा, उसमें वील बी प्रोवाइडिंग ई बाइक टैक्सीज़ का होगा। तो मैं उससे एनकरेज करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अडॉप्शन। मुझे ये लगता है हमारे सारे बड़े शहरों में, दिल्ली में मेट्रो बहुत अच्छी है, बॉम्बे में मेट्रो आ रही है, बैंगलोर में मेट्रो आ रही है, चेन्नई में मेट्रो आ रही है। तो ये 4 बड़े शहरों में मेट्रो आ रही है। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक तमगे का इंसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, और उससे पोल्यूशन और कम होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे जैसे पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है। अभी पूरा शटडाउन था जब इंडिया, और पोल्यूशन कम हुआ, तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि एक पोल्यूशन फ्री एयर, एक प्रदूषण के बिना जो एक हवा है, उसको सांस लेने में कितना अच्छा लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ आएँ, उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि सही में अगर हमें ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हम नहीं डिपेंड कर सकते कि गवर्नमेंट आएगी या कोई बाहर से आएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हमें खुद ही कदम लेने पड़ेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए। अरे यार, मुझे भी चाहिए ऐसा टू व्हीलर। लेकिन हर्ष, इस टू व्हीलर के लिए तुम्हें पहले साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा। वेरी फनी। तो दोस्तों, भूलिएगा मत, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं बहुत मज़ेदार, तो ऑर्डर कीजिए जोमेटो से, और उसके वाउचर्स जीतने के लिए आपको बस आंसर करने पड़ेंगे 2 आसान से क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली में ऑड इवन कौन से मंत्री ने प्रपोज किया था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। इन 2 आसान से सवालों का जवाब दीजिए, और दोस्तों फर्स्ट 100 लोगों को मिलेगा जोमेटो की तरफ से वाउचर्स वर्थ ₹200। बस साइन अप कीजिए at www.mapofme.in और इसमें अपना जवाब दीजिए। आस्था, इतनी सारी अच्छी बातें करने के बाद मेरे अंदर एक रोशनी की लहर दमक उठी है। आई कैन जस्ट फील द पॉजिटिव वाइब्स। और जब हम दिल्ली और पोल्यूशन की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी का सही इस्तेमाल करना। एनर्जी से मेरा मतलब है पेट्रोल, सोलर एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी। अगर हम इन एनर्जी को बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो दिल्ली के पोल्यूशन कम करने में बहुत बड़ा योगदान होगा हमारा। तो आइए देखते हैं कि कैसे सैयद सोलर एनर्जी, यानी कि सूरज की रोशनी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। माय नेम इज़ सैयद कासिम। मैं पावर सेक्टर में काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो इनिशियली मैं अपने डैड के साथ था, वी वर इनटू थर्मल पावर सेक्टर। तो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ अपना करता हूँ।
स्टडी करने के बाद, चीज़ें देखने के बाद फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे ईजिली अवेलेबल एनर्जी है, जो हम दुनिया में कहीं से भी हार्नेस कर सकते हैं, दैट इज़ सोलर एनर्जी। तो 2018 में मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया। मैं इंस्टॉल वगैरह करता था ये सारे सिस्टम्स लोगों के लिए। मेरे को कुछ ऐसा करना था कि हम पावर भी प्रोवाइड करें, लोगों को सोल्यूशन भी दें और वो इन्वायरमेंट को डैमेज भी ना करे वो चीज़। एंड उसके अलावा ये बिज़नेस इतना अच्छा है कि अगर आप सिर्फ इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हो ग्रेजुअली, देन यू डोंट नीड एनी फंड्स। सो इन शॉर्ट 3 skills that you must know to start this solar installation business is first आपका technical know-how, second is your market research। स्टार्टिंग में आपको पहले अपना मार्केट एरिया देखना है, आप कौन से एरिया को केटर करना चाह रहे हो, एंड थर्ड इज़ योर मार्केटिंग प्रपोजल। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझाना कि इनिशियल में थोड़ा सा कॉस्ट आपको लगता है लगवाने का, बट विद इन 2 to 3 years वो आपका रिटर्न आ जाएगा। दिल्ली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसको लोग केटर कर सकते हैं, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स केटर कर सकते हैं। इंस्टेंट एंड इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर पीपल, दे कैन कम अप विद पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइसेस। क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा इशू है कि सबको इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे कार्स हो गई, स्कूटर्स हो गए, 2 व्हीलर्स हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, सब में जो है कुछ ना कुछ चीज़ें नई आनी चाहिए। बैटरी ऑपरेटेड आने चाहिए, सोलर ऑपरेटेड आने चाहिए। सोलर ऑपरेटेड ई रिक्शा वुड बी अ वेरी गुड आइडिया। अभी हमारे सेक्टर में जो चीज़ सबसे एट द फर्स्ट वी कैन इम्प्रूव इज द टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम एफिशिएंसी बढ़ा सकें, हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस कर पाएंगे उसी स्पैन ऑफ टाइम में। दिस कैन ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट फॉर पीपल टू अवेल दिस सोलर एनर्जी फॉर देमसेल्व्स। तो देखा आपने कितने ही फायदे हैं इसके हमारे दिल्ली को एक ग्रीन सिटी बनाने में। वैसे कहते हैं कि सोलर एनर्जी बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी है और अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमें यूं ही मिल सकता है। बड़ी दिलचस्प चीज़ कही है तुमने आस्था। इनफैक्ट हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप नंबर 9 जो कि है पर्यावरण को ध्यान में रखना, ये हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल है प्रगति के प्रोग्रेशन की ओर। क्योंकि अगर हम सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को ध्यान में रखें तो ये हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों लगाओ अपने घर में या सोसाइटी में एक सोलर पैनल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हम सब साथ में कोशिश करेंगे कि हम उन आदतों को अपना सकें। मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।